नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। भले ही आपकी सैलरी बढ़ रही हो या फिर नहीं, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई आपकी जेब जरूर ढीला कर रही है। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब जनता के कंधों पर केंद्र सरकार ने जीएसटी का बोझ भी ला दिया। जीएसटी काउंसिल के 18 जुलाई यानी कि आज से फैसले लागू होने के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा, पनीर, दही जैसे रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं शामिल है। केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 5% तो वहीं कुछ वस्तुओं पर 12% जीएसटी लगाई है, जिससे उनके दाम बढ़ गए हैं। यानी कि जहां पहले कुछ वस्तुओं पर 5% जीएसटी वसूला जाता था, अब 12% वसूला जाएगा। पिछले दिनों जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण सभी सामानों के दाम भी बढ़ रहे थे, तो वहीं अब बढ़ी हुई जीएसटी की कीमतों ने भी अब महंगाई को 7वें आसमान पर एक बार फिर से पहुंचा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि जनता को महंगाई से राहत देने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी महंगाई को कम करने के बजाय रोजाना बढ़ती महंगाई का कारण क्यों दे रही है। अब चलिए, ये तो बात हुई जीएसटी की। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की भी। जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, सरकार के मंत्रियों का एक ही बयान होता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, इसीलिए तेल कंपनियां रेट को बढ़ा देती हैं। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि बता दें आपको कि इस हफ्ते 14 जुलाई को कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से भी नीचे गिरकर $99.76 प्रति बैरल पर आ गए। लेकिन इसका लाभ जनता तक पहुंचाने की बजाय यही तेल कंपनियां अब अपनी जेब भरने में लगी हुई है। क्या कंपनियों की इस मनमानी पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घट रही है, तो इसका लाभ जनता को क्यों नहीं? महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय जनता को जीएसटी का करंट सरकार क्यों देती जा रही है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। और एक और बड़ा पहलू ये, ऊपर से जो रुपया है वो भी लुढ़कता जा रहा है, तो हम करें तो करें क्या? कहीं राहत की कोई उम्मीद क्या दिखाई देगी? आज इसी पर होगी बात, करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जनता पर क्यों बढ़ाया गया जीएसटी का बोझ? पहले ही महंगाई क्या कम थी? महंगाई पर सरकारी कदम क्यों हो रहे हैं फेल? जो कदम उठाने की बात सरकारों की तरफ से कही जाती है, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, उनका असर क्यों नहीं दिखाई देता? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बावजूद तेल के दाम क्यों नहीं घटते हैं? जब तेल के दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कंपनियां यूं पल भर में बढ़ा देती है, उसी का हवाला देते हुए। और अब जब वहां पर घट रहे हैं तो कंपनियों को घटाने में दिक्कत है तेल कंपनियों की। लेकिन इस मनमानी पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पाती है? कब मिलेगी जनता को पेट्रोल डीजल पर राहत? ये भी बड़ा सवाल। खाद्य पदार्थ महंगे होते जा रहे हैं, आखिरकार जनता करे तो क्या करे? आज करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हर्षप्रीत खड़ियाल जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री यतेंद्र खेमका जी, साथ ही गृहिणी दीप्ति सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत दीप्ति जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अपने दर्द साझा करें। आप एक गृहिणी हैं, जाहिर तौर पर बढ़ती महंगाई की वजह से जो रसोई का बजट होता है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा गया होगा। आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं, किस तरह से सरवाइव कर रही हैं, जरा बताएं और अपने इस दर्द को जरा सरकार तक पहुंचाएं। जी नमस्कार सबको। मेरा नाम दीप्ति सिंह है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। निसंदेह महंगाई बढ़ने से दिक्कतें तो हुई हैं, केवल किचन का बजट नहीं, हमारे आने जाने, ट्रैवलिंग, हर चीज का बजट जो है वो खराब हो गया है। बिल्कुल। एक तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं और बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, आते हैं, हम इन सब चीजों में तो निसंदेह किचन का बजट भी बिगड़ा है। हर पैकेज्ड फूड, हर उस पर दाम बढ़ गए हैं, तो दिक्कत तो बहुत हो रही है। ये तो मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ने से दिक्कत तो बहुत हो रही है। और हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ एक ये दिक्कत है कि अर्निंग उतनी जल्दी बढ़ नहीं रही है। कम से कम गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि उनको महंगाई भत्ता मिलता है अकॉर्डिंगली, आप जिस सिटी में रहते हैं, या वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है, तो अर्निंग तो सिमिलर बनी हुई है। और कोरोना के बाद से डाउनफॉल भी आया है,
तो दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। पर एज ए मतलब एक आम गृहिणी होने के नाते, एक पढ़े लिखे नागरिक होने का भी मेरे ऊपर एक दायित्व है। तो बैकग्राउंड में ये और जोड़ना चाहती हूँ कि हमको कुछ कारण भी इसमें जानने होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये तो अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि अमेरिका में भी जो है 10% महंगाई जो है वो बढ़ गई है, और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की जो ट्रेड है उस पर भी बहुत असर पड़ा है। तो चीजें मिलेंगी, पर हाँ, सरकार से हमारी पूरी ये डिमांड है, पूरी ये आशा है कि वो हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में सोचे, हमें राहत दे, थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करे। निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग पिसता है तो वो मध्यम वर्ग ही है। आलोक वंशी सुन रहे थे आप। दीप्ति सिंह हमारे साथ एक गृहिणी जुड़ी हुई है जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, अपने दर्द साझा कर रही थी कि कैसे मुश्किल से उन्हें तमाम चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है। न सिर्फ किचन का बजट बिगड़ा है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन बजट भी बिगड़ कर रह चुका है, और ऊपर से अब बच्चों का पढ़ाई का जो सामान है, स्टेशनरी का जो सामान है, आज जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद उनकी कीमतें भी आसमान पर। कैसे मैनेज करेंगे सर ये लड़की, ये महिलाएं और इनके पूरे परिवार के लोग? क्योंकि देखिए सैलरी तो बढ़ती नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन क्या बचा इनके पास? देखिए शिल्पा जी, आपके बगल के देशों में क्या हो रहा है इससे तो आप पूर्ण तरह अवगत हैं। क्या हाल है श्रीलंका, क्या हाल है नेपाल का, क्या हाल है इंडोनेशिया का। और अभी मैं आपको बता दूं, ये वैश्विक समस्या है। एक तो यूक्रेन और रशिया के कारण चीजों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है, और दूसरी चीज हमारे यहाँ बहुत सी चीजों पर हम टोटली इंपोर्ट पर आधारित हैं। जैसे गैस के लिए ब्यूटेन, प्रोपेन, जो दो मेन चीजें हैं वो 100% इंपोर्ट होती हैं। फिर क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर भी हम डिपेंडेंट हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम डिपेंडेंट हैं, और वैश्विक स्तर पर इन चीजों के दामों में इजाफा हुआ है। आज अमेरिका इंग्लैंड में भी मुद्रास्फीति 10-11% से ऊपर जा चुकी है। इन सब के बावजूद वर्ल्ड मॉनेटरी बैंक के रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके का महंगाई में थोड़ी सी ऊपर की ओर जा रही है, उसको हमको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। झेलने के लिए तो सर तैयार है, लेकिन आम जनता फिर आप लोगों से पूछेगी ना कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ती है सर, पल भर में एक झटके में कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब वो घटती है तो फिर तेल कंपनियां घटाती क्यों नहीं है, और इस पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है? इसका जवाब तो होगा सर आपके पास। देखिए, इसको मार्केट रेगुलेट और डीरेगुलेट करता है। इसमें सरकार का कहीं से कोई इस तरीके का, इसको कहिए कि कंट्रोल नहीं है। तो अभी के स्थिति में कोई क्रूड ऑयल का दाम नीचे नहीं आ रहा है, बल्कि ऊपर के तरफ ही मुखातिब है। और जब इस तरीके से, और आपको पता होना चाहिए कि 2014 में जो कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसके तहत उन्होंने प्राइस को कंट्रोल में रखा था जनता को लुभाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम जनता लोग लुभाने भावने पर नहीं ध्यान रखना चाहते हैं, हम ठोस चीजों पर काम करना चाहते हैं, और हम ठोस चीजों पर ही काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जिस तरीके का ये कवायद हुआ है, अब जो भी कदम उठाए जा रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, वो सब ठोस कदम है। लोग लुभावने, लेकिन उन ठोस कदमों में मध्यम वर्ग क्यों नहीं इंक्लूड हो पाता सर? देखिए, नो डाउट सरकार कदम उठा रही है, आप सही कह रहे हैं, कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो लाभ है वो सीधे तौर पर या तो बिल्कुल जो निम्न परिवार हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उन तक पहुंच रहा है, या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन तक पहुंच रहा है। बीच का वर्ग तो कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है, उनका क्या होगा सर? देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि इस कवायद में जो कोई भी उस दायरे में आ रहा है उसको इसका दंड मिल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन
जो ऑयल प्राइसेस की अगर पर्टिकुलरली बात करें आप, तो ऑयल प्राइसेस का जो 2014 में उन्होंने आईपीओ जारी किया था, उसका पिछले दिसंबर से सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसका रिटर्न करना पड़ रहा है, और वो सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन 10,000 करोड़ रुपए है। जो आप कह रहे थे ना कि अगर क्रूड ऑयल कम होता है तो क्यों नहीं ऑयल प्राइसेस डाउन किए लास्ट, उसका ये एक मेन कारण है कि 2014 के ऑयल बॉन्ड्स का रिडेम्पशन अब हो रहा है, और वो हमें आने वाले 2 सालों 3 सालों तक भरना है। तो इस तरीके की कवायद में अच्छा जो तो आपके पास नंबर पावर है सर दोनों ही सदनों में, क्या इस पर कुछ नहीं किया जा सकता लोगों की भलाई के लिए? ये कवायद उपले स्तर पर हो रही है, एक चर्चा चल उठी है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में इसको जीएसटी में दायरे में लाकर कुछ इसमें कमी की जाए। और पीछे तो हमने ऑयल प्राइसेस कम भी किए थे, हाँ। उसके बाद अभी उसको बढ़ाया नहीं है। जब उस तरीके का हुआ था तो हमने उसको कमी भी की थी, और वो कमी अभी भी बरकरार है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन इसीलिए तो फिर विपक्ष आरोप लगा देता है ना सर कि देखिए जब आपको चुनावी लाभ लेना होता है तब तो आपके हाथों में कंट्रोल आ जाता है, और जब वो लाभ आप लोगों को मिल जाते हैं उसके बाद आप हाथ खड़े कर देते हैं, कह देते हैं कि भाई देखिए ये तो तेल कंपनियों का मैटर है, ये तो मार्केट का मैटर है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अर्शप्रीत खरियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है अर्शप्रीत जी आपका। अर्शप्रीत जी, महंगाई चरम पर है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सरकार अभी कह रही है कि देखिए भाई हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन उन कदमों का लाभ या तो बीपीएल फैमिलीज को मिल जाता है या फिर इंडस्ट्रीज को मिल जाता है, मध्यम वर्ग वही का वही रह जाता है। सैलरी तो बढ़ती नहीं है, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी करे तो करे क्या? और कांग्रेस इस महंगाई के मुद्दे पर कितने स्ट्रांग तरीके से सड़कों पर है, जरा ये भी बता दीजिएगा। क्या उतने ही स्ट्रांग तरीके से, जितने स्ट्रांग तरीके से ईडी के मसले पर राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस उतरने का आह्वान किया था? देखिए उससे भी ज्यादा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए जी। उससे भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हर एक स्टेट में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, क्योंकि गलत है। और मैं एक और चीज बता दूं, सिर्फ हम ही नहीं, बीजेपी का खुद का कैडर जो है, उनके खुद के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि रोटी तो उन्होंने भी खानी है मैडम। और तो और वरुण गांधी जो बीजेपी के लीडर हैं, अच्छे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है ठोक के, क्योंकि अगर इन बेसिक चीजों को आप इतना इनसे भी जीएसटी लगा देंगे तो इंसान जाएगा कहाँ। लेकिन बीजेपी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है महंगाई प्लस बेरोजगारी प्लस टैक्सेस, वो भी इतने ज्यादा, विच इज इक्वल टू डिस्ट्रॉइंग, खत्म करना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को, जो सबसे तेजी से पूरे दुनिया में मैडम बढ़ रहा था हिंदुस्तान, आज वो अपने आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला पा रहा है। और ये जीएसटी जो इन्होंने लगा दिया है हॉस्पिटल रूम से, आप खुद बताइए कि अब व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना मतलब तंग था हॉस्पिटल के एग्जॉर्बिटेंट रेट्स की वजह से, महंगे रेट्स की वजह से, पहले ही अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब तो ये बात हो गई है कि अगर आप बीमार हो गए तो सोच लीजिए कि हॉस्पिटल तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि रेट इतने कर दिए, उससे इतना जीएसटी लगा दिया है, तो आप अपने घर पे बैठिए। और दूसरी बात, हमें एक बात बताए, अपनी गलतियों का खामियाजा लोग क्यों भुगते भाई? 140 करोड़ एक व्यक्ति की गलतियों का खामियाजा क्यों भुगते? वो बीजेपी अगर गलत कर रही है जिसकी वजह से हमारा खजाना खाली हो रहा है तो वो देखें। और सबसे बुरी बात मैडम, ये सरकार वो सरकार है जो अमीरों को तो बचाती है, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी हजारों लाखों करोड़ ले लेके लूट के चले भी गए, और सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन तो क्या लेना था, सजा तो क्या देनी थी, कुछ भी नहीं किया। और जो हम गरीब बच्चे हैं, जो जितने लोग हैं मैडम, मिडिल क्लास कितने लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ से? वो बेडू ने गो जाए कहाँ? बिकॉज देखिए अब घर में एक चूल्हा जो है चलना बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीजेपी, तो लोग क्या करेंगे? लोग यही करेंगे कि सरकार को, जो सरकार बदल भी रही है उसको बदल देंगे। और चौथी बात ये है, ये जो लोग कह रहे हैं जीएसटी काउंसिल में हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मैं इनको कहूंगा कि ये निकाले और लोगों को सच्चाई पता लगे कि किसने क्या कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे भी एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने भी इस चीज को हाई कहा है, ये होना चाहिए क्योंकि तो सारी जीएसटी ड्यूज मिलेंगे, लेकिन पंजाब के लाखों करोड़ जीएसटी ड्यूज
सेंटर के अभी भी पेंडिंग है देने वापस, हमें दिए नहीं गए, हमारे से टैक्स लेके हमें ही वापस दे रहे हैं। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं पॉलिसी बहुत गलत है, फ्लॉड है, इसको बदला जाए। और चौथी बात, बीजेपी पार्टी को जब हमने कहा कि इस पे डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, तो बीजेपी कहती है कि डिस्कशन भी नहीं होगी। अब 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे थे, उनके जो उनकी आवाज बन के पार्लियामेंट में आते हैं, मतलब कि बीजेपी ना उन लोगों का कोई रिगार्ड करती है, उनकी इज्जत करती है। लोगों की भी आवाज को, जो ये सरकार है ना अंधी, बहरी और गूंगी बन चुकी है, लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती है। लोग इनकी आवाज जो है, इसलिए तो मैंने सर आपसे ये सवाल किया था कि विपक्ष फिर किस तरह से आम जनता की आवाज बन रहा है, इस तरफ विपक्ष कितने पुरजोर तरीके से उनकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, दीप्ति सिंह कुछ कहना चाह रही है, हमारे साथ एक गृहिणी जुड़ी हुई है लगातार। दीप्ति जी, एक मेरा सवाल भी जरा लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। क्या अब सच में ऐसा लग रहा है कि उस समय उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है। गब्बर सिंह टैक्स जैसा तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अभी कोरोना से पहले तक तो चीजें काफी कंट्रोल में थी, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। तो इतनी बात तो समझ में आती है एक पढ़े लिखे आम नागरिक होने के नाते, कि कोरोना के बाद से पूरा वर्ल्ड दिक्कत झेल रहा है, और हमारी सरकार ने इतना तो किया कि कोरोना में हमारे लिए काफी कुछ किया, बल्कि जो गरीब हैं उनको फ्री राशन और सारी चीजें दी। बस एक आम गृहिणी और मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा अब हमारे ऊपर भी फोकस शिफ्ट करें। मध्यम वर्गीय परिवार वो एक कैडर है जो टैक्स बहुत ईमानदारी से पे करता है, बिल्कुल, और वो सामान पर भी टैक्स पे कर रहा है। वो कहीं से कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो भी खून पसीने की कमाई दे रहा है सबको, लेकिन उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि गरीबों के बारे में सरकार ने बहुत सोचा, बहुत अच्छा सोचा। हम बहुत खुश हुए कोरोना में जो भी हुआ, उसे लेकर आज भी हम लोग तारीफ करते हैं। और हम लोग को फ्री डोज मिली है, हमने वैक्सीनेशन फ्री में करवाया है, तो वी आर थैंकफुल, ऐसा नहीं है। बट आप थोड़ा सा फोकस जो है वो शिफ्ट करें, और सरकार चूंकि पावर में है, उसके पास सारे डिसीजंस लेने की पावर है, सारी चीजें उसके सामने है, तो एटलीस्ट दे कैन डू कि वो हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल होए, और महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें। कुछ इसमें राहत दें हम लोग। बिल्कुल, ये गुहार मध्यम वर्ग की क्या सरकार सुनेगी? इस सवाल का जवाब मैं आलोक जी से लूं। उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ यतेंद्र खेमका जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है खेमका साहब आपका। खेमका जी, जरा सबसे पहले तो ये गणित समझाए। एक तरफ तो जीएसटी दरें बढ़ने की वजह से एक बार फिर से लोगों को महंगाई का करंट लग रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ पर तेल की कीमतें कम नहीं होने का नाम नहीं रही, और एक तीसरा बड़ा फैक्टर ये कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में क्या निकट भविष्य में सरकार हालांकि आश्वासन दे रही है, लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? सर, कोई राहत मिलने की कोई ऐसी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए शिल्पी जी, मेरा ये मानना है कि जो कोरोना की जो बात अभी मैम ने की है, वो तो ठीक ही है, लेकिन ज्यादा दिक्कतें पूरे वर्ल्ड में जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस है युद्ध के कारण, उसकी वजह से जो क्राइसिस आई है, उससे सारी सप्लाई चेन पे काफी बुरी तरह से इफेक्ट पड़ गया, और एनर्जी के जितनी भी सोर्सेज है सब पे बहुत दिक्कत है सारे पूरे वर्ल्ड में। परंतु आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं सब इंसॉल्वेंट होने की कगार पे खड़े हुए हैं, और आज भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन, इतने बैड क्राइसिस में भी, और अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी करेंसीज के मुकाबले, तो हमारा रुपी डिवैल्यू अगर पिछले 7-8 साल में भी मैं लगा लूं तो कुछ हुआ ही नहीं, 5-7% हुआ है, राइट। अगर और मेरे को, और इसमें खाली यही कारण नहीं है, इसमें मल्टीपल कारण है। कुछ जो बॉन्ड रेट दूसरी जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, वहां से फॉरेन का FIs का पैसा बाहर निकला है, वो भी एक कारण है। परंतु मेरे को लगता है आने वाला समय हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, और जैसे ही ये मनी वापिस आएगी जो अभी गई है फ्लाइट होके, क्योंकि इससे बढ़िया डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में इतना पीसफुल डेस्टिनेशन
और जो रिटर्न देगा उनकी कैपिटल पे, इतना बढ़िया डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अलावा कोई नहीं है। कितना इंतजार सर, आम लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। एक के बाद एक महंगाई पर जब उन्हें झटका लगता है तो फिर वो यही पूछते हैं कि और कितना इंतजार, ताकि भाई हम उसी हिसाब से अपना बजट बनाकर चले। हालांकि वो ऑलरेडी गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन हर आए दिन बढ़ती कीमतों की वजह से, और वो भी अब कौन सी कीमतें बढ़ी है सर, देखिए पनीर की, दही की, दूध की, जाहिर सी बात है जितने भी टेट्रा पैक्स हैं या जो पैक्ड मटेरियल होता है जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, उन सबकी कीमतें बढ़ जाने की वजह से जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा असर, इम्पैक्ट पड़ेगा और बोझ लोगों की जेब पर पड़ेगा। कैसे वो हैंडल करें? छोटी छोटी चीजों में डेफिनेटली ये दिक्कत है, मैं मानता हूँ ये दिक्कतें हैं थोड़ी थोड़ी, परंतु अल्टीमेटली इसको अगर हमारे को पूरी इकोनॉमी को आपको एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आना है, हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सहना होगा, अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, टैक्सेशन नेट में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें दूसरी समस्याएं भी हैं। कोई इनमें अकाउंट फॉर नहीं होती हैं चीजें, उसमें इनकम टैक्स के इश्यूज आ जाते हैं, हाँ, उसमें सप्लाई चेन के इश्यू आ जाते हैं, कौन लोग कैसे सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जैसा किसी ने कहा कि डेफिनेटली ये जीएसटी काउंसिल का यूनानिमस डिसीजन है, और हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ अपने रिजर्वेशंस भी हो। मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को अच्छे से सोच विचार के लोगों को राहत देते हुए, अपनी टैक्सेशन रेवेन्यू तो बूमिंग है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जहाँ टैक्सेशन के इश्यूज हैं, जहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जहाँ इन्फ्लेशन बहुत पीक पे है, हम बहुत बेटर प्लेस्ड हैं, और हम छोटी छोटी चीजों पे पॉलिटिक्साइज करते हैं चीजों को, उसको छोड़ के हमारे को कैसे आगे प्रगति करनी है। और ये अमृत महोत्सव के बाद जब हम 100वां साल मनाएं देश का, तो हम विश्व गुरु बने और लीडर बने इकोनॉमी फ्रंट पे, ऐसी सब तैयारी मिलजुल के करनी है। और ये छोटे छोटे इश्यू को जो कि हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत टेम्परेरी दिक्कत दें, परंतु अल्टीमेटली मेरे को ये मानना है कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, अकाउंट फॉर होंगी, और उससे कंट्री की जीडीपी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कंट्री के जीडीपी पे पॉजिटिव इफेक्ट की यहाँ पर उम्मीद आप जता रहे हैं आलोक वत्स जी, लेकिन कब तक, वही मेरा सवाल, कितना सब्र करें आम लोग? देखिए, जो 70 साल की कोर हमने ली है और उसको बैलेंस करके एक मूलभूत मजबूत आधारशिला रखने की जो कवायद मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके रिजल्ट सब कुछ दिन में आने चालू हो जाएंगे। अभी जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है उसके बहुत से कारण हैं। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा, कोरोना के कारण डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी हुआ, मनी सप्लाई आगे बढ़ गया, वेजेस भी बढ़ गए लोगों के, उसके बाद इन सब कारणों से इन्फ्लेशन पर असर पड़ा। लेकिन जो अब कवायद हो रही है और जिस तरीके से हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो आधार मजबूत ढाल खिलाया, जैसा अभी मेरे पहले के प्रवक्ता ने कहा, अब इंडिया इज द सेफेस्ट डेस्टिनेशन अभी के माहौल में पूरे वर्ल्ड में, जहां पर आदमी इन्वेस्ट करने के लिए मुखातिब है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अब आनी चालू हो गई है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके आ चुकी हैं और काम भी चालू कर दिया है। दूरदृष्टि अच्छी है सर, लेकिन फिर लोग ये सवाल करते हैं ना कि देखिए विश्व गुरु बनने की बात अच्छी है, लेकिन विश्व गुरु तो हम बाद में बनेंगे ना, पहले हम आटा अनाज तो खरीद ले, इतने तो हम अफोर्ड कर लें, साथ ही साथ इलाज भी महंगा कर दिया गया, उसकी दरों में भी इजाफा कर दिया गया। सर कैसे कोई एक मध्यम वर्गीय परिवार का शख्स अगर बीमार हो गया अस्पताल जाने की हिम्मत कर पाएगा? देखिए, अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 लाख तक का उसको फ्री है सारी चीजें कराने के लिए। ये हमने ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है पूरे हिंदुस्तान की जनता को। और आप ये भूल रही हैं कि 120 करोड़ आदमी को वैक्सीनेशन मुफ्त में लगवाना, 1, 2, 3 डोज, उसके बाद लगातार उनको राशन मुहैया कराना, उसके बाद ऑक्सीजन के प्लांट्स नए नए चालू कराने जहां पर ऑक्सीजन की कमी आ रही थी,
इस सब में पैसा लगता है या नहीं लगता है। तो तेल तो तिलों से ही निकलेगा, इस सब का असर तो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा ही। उसको झेलने के लिए आज की जनता समझ रही है कि यहाँ पर चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पर स्कैम नहीं हो रहे हैं। इसलिए अगर कहीं चुनाव भी हो रहा है तो हमको आसानी से जिताकर लोग दोबारा तिवारा बैठा रहे हैं। लेकिन इसी जनता ने उफ तक नहीं की सर, जब कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटा गया। अभी दीप्ति सिंह ने भी इसी बात को दोहराया था कि अच्छी बात है, सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम इस मिडिल क्लास वर्ग का भी तो सरकार सोचे ना, कुछ तो इनके लिए करे ना, कहीं से तो कुछ तो राहत इनको मिले ना। चलिए मैं आप सभी के पास लौटती हूँ, फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए अर्शप्रीत खड़ियाल जी, सीधा सा सवाल सर ये कि जनता को महंगाई से राहत कैसे मिल सकती है, कांग्रेस क्या सजेस्ट करना चाहेगी? भाई आपके पास भी तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री है ना, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है ना, मनमोहन सिंह आपके पास रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो सुझाव दीजिए। जनता की खातिर ही सही, देश की खातिर ही सही, दुआएं मिल जाएंगी आपको, और हो सकता है 2 राज्यों से बढ़कर फिर तेजी के साथ तमाम राज्यों में आप लोग पहुंच जाए। सर क्या प्रयास, क्या पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर विपक्ष हो रही है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी देखिए, नंबर 1 ये है, सबसे पहले तो ये जो पॉलिसीज बीजेपी बनाती है बगैर डिबेट डिस्कशन के, जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जरूरत लोगों की कुछ और होती है, बीजेपी पॉलिसी कुछ और बना देती है और उससे खर्चा भी डबल कर देती है और उसका कोई नहीं होता। तो पहले तो अपना जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्चा जो किसी काम करनी है उसको बंद करे, उसको लोगों के लगाए, उसको इकोनॉमी पे लगाए, ताकि सर्कल जो है वो चल सके। लेकिन बीजेपी में आप देखिए, ऐसा थोड़ी है कि जिसको फाइनेंस आता है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, जिसको हेल्थ की एक्सपर्टीज है उसको हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी में बेसिकली मोदी साहब के साथ अगर आपकी वाकफियत है तो आप मिनिस्टर बनते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे जो इनका वर्कर है, जो लोग हैं, जो जरूरतें हैं, उनसे बिल्कुल कनेक्शन कट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सचेकर का पैसा है वो गलत जगह जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जीएसटी है, जीएसटी भी मेक श्योर नहीं करते हैं कि जो एलोकेशन है, फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने जो चीजें नेसेसरी हैं, कनक देख लीजिए आप, दूध देख लीजिए, अगर ऐसी चीजों पे जीएसटी लगाने लग जाएंगे लोगों का तो खर्चा, घर चलना बंद हो जाएगा। तो इनको ऐसी चीज पे लगाना चाहिए था जिसकी वजह से अमीर लोगों को थोड़ा अपना पैसा निकालना पड़ता, गरीब लोगों को नहीं। ये तो गरीब लोग खाते पीते हैं, आप उन चीजों पे जीएसटी लगाइए ना, बड़ी बड़ी चीजों पे डायमंड। अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना ही है तो जरा उनसे कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। अमीर लोगों से की, गरीब लोगों से क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात मैडम ये है कि बीजेपी पार्टी एक तो ऑल पार्टी या मीट बुला लिया करे, या फिर पार्टी को थोड़ा ज्यादा कर लिया करे। हम भी अपना थोड़ा जो हमारा तजुर्बा है 17-20 सालों का वो भी इनके साथ शेयर कर लिया करेंगे। जो बीजेपी पार्टी को सिर्फ तजुर्बा एक ही चीज का है, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, एडवर्टीजिंग का और कैंपेनिंग का। गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है। तो अगर हमारी राय लेंगे तो शायद अच्छी पॉलिसी बन जाए। क्योंकि आपको याद होगा पूरी दुनिया जब रिसेशन में थी तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिससे यूएस के प्रेसिडेंट की राय लेते थे कि साहब आपने बचा करके कैसे रखा, हिंदुस्तान को रिसेशन में कैसे नहीं जाने दिया। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे, जैसे पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, यहाँ पे हिंदुस्तान में आपने आने से कैसे रुकी? तो हमारे इतने अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनकी इज्जत करे, उनसे राय ले, हम हमेशा वेलकम करेंगे इस चीज को। लेकिन बीजेपी का अहंकार है ना मैडम, बीजेपी इतनी अहंकारी है आलोक जी कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी विपक्ष की राय लेना, उससे चर्चा करना, डिबेट करना मुनासिब नहीं समझती। आखिर क्यों? देश हित के लिए भी नहीं, लोगों की भलाई के लिए भी नहीं। सर मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट जिनका अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है, जाहिर सी बात है कुछ अच्छा सुझाव भी देंगे ना। देखिए शिल्पा जी, जो ये बात बता रहे थे इस समय इन्फ्लेशन आया था और हिंदुस्तान पर उसका असर नहीं हुआ, उसका मेन कारण था कि हिंदुस्तान में
पैरेलल ब्लैक मनी इकोनॉमी भी रन कर रही है, थी, वही थामे हुए था इसको। ये इस बात को, और इनसे क्या सीख लें कि कितने घोटाले कर सकते हैं, कितने स्कैम कर सकते हैं, कितना देश का भट्टा बैठा सकते हैं। देखिए, आप शांत रहिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप शांत रहिए। ठीक है, एक दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अभी जो हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट पर बहुत निर्भरता है और जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं हिंदुस्तान के लिए, उन सब की प्राइसेस में आग लगी हुई है। कारण यूक्रेन रशिया वार हो, कारण वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आया। आज अमेरिका इंग्लैंड भी इससे छूता नहीं है, वहां भी 10% से ऊपर राइज हो रहा है प्राइसेस में। तो ये एक अकेला, और आपके इर्द गिर्द सारी इकोनॉमी डूब रही है, लोग सड़कों पे हैं, भूखे मर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भूखा पेट नहीं सो रहा है। आज भी राशन का वितरण जारी है, लोगों को घरों में राशन की ढेर लगी हुई है। तो ये कांग्रेस हमको ये सब सीख ना दे। हम वास्तविकता से जूझ रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता भी समझ रही है कि मोदी सरकार को वास्तविकता। लेकिन सर कहीं ऐसा ना हो वक्त रहते अगर आप कदम उठा ले तो बहुत अच्छा, और अगर आपने देरी कर दी तो जैसे एक बार आपने याद होगा किस तरह से बीजेपी ने प्याज के आंसू रोए थे, वैसे महंगाई के आंसू रोने के लिए आप लोग मजबूर हो जाए। सर इस पर भी गौर कीजिएगा। चलिए अर्थशास्त्री हमारे साथ यतेंद्र खेमका जी स्टूडियो में आ गए हैं। खेमका साहब, आखिर फिर करे तो करे क्या सरकार का वाकई में कोई कंट्रोल नहीं है महंगाई पर, या अगर कंट्रोल है तो सरकार की मंशा पर सवाल है कि चल क्या रहा है? आम आदमी समझे तो कैसे समझे? फिर उनकी मदद करने के लिए कौन आगे आएगा अगर सरकार हाथ खड़ा कर देगी तो? देखिए शिल्पा जी की अब है ना, पूरे संसार को आप आइसोलेशन में अपनी कंट्री को उससे देख नहीं सकते। हाँ। जब भी आप इस तरह की बहस करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दूसरे पार्ट में, छोड़ दीजिए छोटी इकोनॉमी को, छोड़ दीजिए श्रीलंका को, छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, छोड़ दीजिए नेपाल को, लेकिन यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, आपको कम से कम उन लोगों को देखना पड़ेगा। क्या वहाँ इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या वहाँ इन्फ्लेशन नहीं है? क्या वहाँ डेफिसिट नहीं है? क्या हमसे बेहतर स्थिति में है? वो नहीं है वास्तव में आज के दिन। तो आज क्या उनकी करेंसी वैल्यू डिवैल्यू नहीं हो रही है? हो रही है। आज टोटल वर्ल्ड, आज हम इस चीज़ में आ गए कि हम बता रहे हैं कि रुपये में ट्रेड करें, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन ट्रेड। आज रशिया कह रहा है कि रूबल में कर रहे हैं रशियन। तो ये नई तरह की इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, वो नए नए प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं और वो नए प्रयोग किस रूप में चीज़ों को स्थापित करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे और पिछले अगले 3-4-6 महीने में आए जो इंसॉल्वेंसी के कगार पे आके खड़ी हो जाए। और इस देश में हर नागरिक, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, गृहिणी हो, हर एक आदमी समझ रहा है पिछले 3-4 वर्षों में विशेषकर इस सरकार ने कितनी बुद्धिमत्ता से प्रोएक्टिव होकर हर चीज़ पे जो डिसीजंस लिए हैं। आज हम इस स्थिति में बैठे हैं कि बाहर का हर एक आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हम चहुमुखी विकास की तरफ, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ आज भी जा रहे हैं। हम वर्ल्ड में 5th 6th। सर लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, यहाँ तक मैं यूँ कहूँ कि सहन भी काफ़ी हद तक कर ही रहे हैं। किसके लिए? जाहिर तौर पर देश की भलाई के लिए, देश के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, क्योंकि देखिए टैक्स तो देना है ही, और ये जो सारा बोझ है ये भी एक मध्यम वर्गीय परिवार सह रहा ही है। लेकिन बात यहाँ पर दरअसल राहत की है। और आप जरा ये भी समझाएं कि क्या, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, कंट्रोल है सरकार का तेल कंपनियों पर कि नहीं? क्योंकि आधी से ज़्यादा जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक डायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है पेट्रोल डीजल के दामों पर। देखो जो ये इसकी हकीकत क्या है जरा ये बताइए। ये जो रेट का मैकेनिज्म है कि ये पेट्रोल प्राइस से लिंक होके अप एंड डाउन होता रहेगा, ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं हुआ।
ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था और हमने इसको बड़े कंट्रोल रखा है, मतलब इस गवर्नमेंट ने। मैं ये नहीं कह रहा और नहीं हो सकता, पीछे तो 15-15, 10-10 रुपए सब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिला के कम किया है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हम लॉस में लाके खड़ा कर दें और इतनी जो बड़ी एसेट है वो सारी लॉस मेकिंग कंपनियां बना दें और सारे अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दे, जैसे श्रीलंका में दूसरी कंट्रीज में हो रहा है। अच्छा। हम बड़े वाइज डिसीजंस ले रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे जैसे अब $100 पर बैरल से नीचे ऑयल आ गया है, क्रूड ऑयल, तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हमारे भी देश में पेट्रोल के प्राइसेस धीरे धीरे कम होंगे। अभी महाराष्ट्र में 5-6 रुपए कम हुआ है, वरना ये सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि जब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार ठीक है, अब ये बढ़ती है तो खुद ब खुद बढ़ जाती है ना, तुरंत कोई चीज तो इंतजार नहीं किया जाता। नहीं, हम तुरंत कोई चीज चाहते हैं, परंतु इकोनॉमी अपना एक प्रोसेस पूरा करने के बाद उसका कोई डिसीजन होता है और उसका इफेक्ट महीने 15 दिन में आता है और गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी, मेरा पूरा भरोसा है। इन ऑयल कंपनीज को जो इतने राइट्स दिए गए हैं, अश्वित खड़ियाल जी जाते जाते फाइनल कमेंट भी दीजिएगा और ये सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ये राइट्स तो देखिए, ये पावर तो देखिए, कांग्रेस ने ही दी थी आपके समय में, तब आपको नहीं आगे ध्यान आया। और जो बात यहाँ पर आलोक जी ने भी कही कि भाई देखिए 70 सालों का ये पूरा बोझ हम झेलते आ रहे हैं, हमें आगे का भी सोचना है, हमें पीछे का भी सोचना है, हम क्या क्या सोचें, अल्टीमेटली इसलिए सारा बोझ सीधे तौर पर जनता के कंधों पर उतर जाता है। फिर पहले तो मैं जीएसटी पे आ जाऊं। जो हमारा विजन था और इनका विजन है उसमें दिन रात का फर्क है। हमने जीएसटी प्रपोज चाहे किया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो बीजेपी की है ना, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन अलग होती है। हमने मेक श्योर करना था कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स पे करते, ना कि गरीब लोग। अब देखिए, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो लोग भरते हैं, मतलब कि जो अमीर लोग है ज्यादा भरना पड़ता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध ले लिया, चिप्स ले लिए, पनीर ले लिया, ऐसी चीजों पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगता है कि सबको देना पड़ता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उसको तो साहब हम डेफिनेटली ना लगाते, स्पेशली कनक पे तो सारी दुनिया ने खानी है, जो दूध पे तो सारी दुनिया ने पीना है। अरे उन चीजों पे लगाओ ना, जो जिन चीजों का सिर्फ अमीर लोगों को टैक्स भरना पड़े। यहाँ गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। दूसरी बात, मैं इनसे बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो किया था उसी को तो आप बेच के आज सारा हिंदुस्तान खाली कर रहे हैं। रेलवेज आपने बेच दी है, पोस्ट आपने बेच दी, जहाज आपने बेच दी, छोड़ा क्या आपने? सर लेकिन ऑयल कंपनीज के साथ बॉन्ड तो आप लोगों ने शुरू किया था ना, उसका खामियाजा आप भुगतना पड़ रहा है लोगों को। सॉरी, ऑयल कंपनीज के साथ जो बॉन्ड का प्रोसीजर था वो आप लोगों ने शुरू किया था ना, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को, उनकी मनमानी सहनी पड़ रही है लोगों को। 92 में स्टील अथॉरिटी किसने बेची थी? 92 में स्टील अथॉरिटी किसने बेची? सबसे पहले स्टील अथॉरिटी किसने बेची 92 में? आपका नाम अर्पित है, काइंडली सुन लीजिए। मैडम, गाड़ी कुछ लोग चला के लेके भी जाते हैं और कुछ लोग फुटपाथ पे भी चढ़ा देते हैं। तो गाड़ी चलाने वाले पे ना, हम गाड़ी बढ़िया तरीके से चलाते थे, हमारा विजन अच्छा था, अच्छे काम करते थे। बीजेपी का विजन भी गलत है, काम भी गलत है। दूसरी बात, मैं इनको ये चीज कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ना होता तो जो चीजें आप आज बेच रहे हैं ना, छाती ठोक करके वो बेच ना पाते, तो हिंदुस्तान को आप खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो अच्छा ठीक है सर, जाते जाते जल्दी से आप इतना बता दीजिए कि महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस सड़कों पर कैसे उठाने वाली है? देखिए, पूरे देश में सारी स्टेट में इस चीज के खिलाफ आवाज उठेगी, विधानसभाओं में, सड़कों पे, एवरीवेयर यू सी इट हैपनिंग। हम उम्मीद करते हैं मीडिया से भी कि इस मुद्दे पे डिबेट हो और ज्यादा से ज्यादा जो सच है, जो लोगों का ओपिनियन है, वो बाहर आना चाहिए। लोगों से रिप्रेजेंटेटिव सर करेंगे कि सच की आवाज बुलंद हो और बीजेपी जो गलत करने से तुली है इसको वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्वित खड़ियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम तथ्य लोगों के सामने रखने के लिए। दीप्ति सिंह काफ़ी समय से इंतजार कर रही हैं। दीप्ति जी, आप ही के पास होंगे। देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आम जनता को ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, आम जनता को मतलब है अपनी जेब से, उसके बजट से, उसमें कैसे राहत मिले। क्या आप संदेश देना चाहती है सरकार?
हाँ, मेरे पास एक छोटी सी बात है कहने के लिए, उदाहरण के साथ मैं बताती हूँ कि जैसे बिजली का बिल हम लोग को बहुत परेशान करता है मध्यम वर्ग को, तो सरकार ने जब सोलर एनर्जी को प्रमोट करना शुरू किया तो यू कांट बिलीव कि हमारा जो बिजली का बिल है वो 1/3 हो गया है इस वक्त। हमने सोलर एनर्जी को ऑप्ट किया। हाँ। और उसका फायदा हमें ये मिला कि हम अपने घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करें, इवन किचन में भी सिलेंडर से ज्यादा मैं इंडक्शन यूज करती हूँ आजकल, और मेरा बिजली का बिल 1/3 हो गया है। तो ये एक जो ऑल्टरनेट हमारे सामने सरकार दे रही है, इसका फायदा हमें मिल सकता है। पर मेरा कहना ये है कि जैसे ये ऑल्टरनेट सरकार हमें हर सेक्टर में दे, जैसे ट्रैवलिंग है, अब ट्रैवलिंग में अगर हम चाहें कि हम पेट्रोल डीजल से हटके किसी ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यही आए हैं तो उनके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि वो कारें हमारे बजट से बहुत बाहर है। हाँ। अभी हम उन्हें परचेज नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो हाँ, हमारी पहुंच से बाहर है। तो सरकार ने जैसे सोलर एनर्जी को सब्सिडी और इन सब के माध्यम से आम जन तक पहुंचा रही है, जैसे हम उसके लाभार्थी हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत फ्रूटफुल है। ठीक है। इससे एनर्जी जो हमारा जो खर्च है वो बहुत कम हो गया है। तो इसी तरीके से जब हम पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेट पे जाएं तो सरकार उसे भी थोड़ा प्रमोट करे। तो मे भी कि हमारा ये जो पेट्रोल डीजल का इशू है, ट्रैवलिंग का इशू है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है। तो समाधान हो रहे हैं। और महंगाई, शिल्पा जी, आज का मसला नहीं है। हाँ। महंगाई, मेरे बाबा भी वैसे ही परेशान रहते थे, मेरे फादर भी वैसे ही परेशान रहते थे, और आज हम भी वैसे ही परेशान हैं। तो महंगाई ऐसा नहीं कि किसी सरकार में नहीं थी और आज है, तो महंगाई तो पैरेलल चल रही है। पर फोकस ये कि सरकार कैसे उसके ऑल्टरनेट डेवलप करती है और महंगाई को कंट्रोल करती है, बस इस पर जाना है। ये अच्छी बात यहाँ पर डीपी सिंह ने कही। यतेंद्र खेमका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर तौर पर यानी कि अगर हम ऑल्टरनेट लोगों को दे पाए और उन्हें घर घर तक पहुंचा पाए तो शायद काफी हद तक लोगों का बोझ कम हो सकेगा। देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ दीप्ति जी ने बात को अपनी रखा है और लोगों को बताया कि किस तरह से कंपैरिजन करना चाहिए और गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है वो किस तरह से ले रही है और आम आदमी की किस तरह से उसको समझ है। और मैं तो ये चाहूँगा, मैं एक स्कूल को देखता हूँ तो वहाँ पर हमने लगाया तो प्रैक्टिकली बिल 0 बराबर है। मिनिमम कुछ चार्जेस लगते हैं, जहाँ 50,000 का मंथली बिल आता था वो हमने 15-20 लाख रुपए खर्च करके वो बिल ऑलमोस्ट 0 कर दिया। तो इस तरह ठीक है इनकी बात दीप्ति जी की कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है आ रहे हैं वो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगी। हाँ। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे लिए वो फिजिबल हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा है, रीच हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो ऐसे और अल्टरनेट एनर्जीज पे सरकार काम कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। जैसे एलईडी का बहुत बड़ा एक मोदी जी ने कैंपेन चलाया, तो एक वो बहुत बड़ा, आप ये देखिए ना, घर घर जल वाली स्कीम है, तो पैसे तो कहीं ना कहीं चाहिए भी ना। सिलेंडर वाली स्कीम है, शौचालय वाली स्कीम है, तो ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इंक्लूसिव ग्रोथ, कम से कम मिनिमम रहने का स्टैंडर्ड तो लोगों का बढ़े। जब वो लोग एक पायदान ऊपर बढ़ेंगे तो मिडिल क्लास इतनी बड़ी हो जाएगी कि नीचे की क्लास नहीं रहेगी, तो फिर मिडिल क्लास के जो इश्यूज हैं वो फोकस और होंगे। तो ये तो सर बहुत दूर की कौड़ी आपने बता दी है, इसके लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा जब तक सारे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप ऊपर आएंगे, उसके बाद हमारी समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। यानी कि तब तक हम सहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज 6-7-8 लाख रुपए जो कमाने वाला है, प्रैक्टिकली अगर वो अपने इनकम को मैनेज करता है तो उससे प्रैक्टिकली कुछ टैक्स नहीं लिया जाता इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, लेकिन सरकार को फिर भी फोकस कर चलना होगा। आलोक वंशी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, जरा लोगों को, दर्शकों को बताएं, आम लोगों को बताएं, खासतौर पर मिडिल क्लासेस को बताएं कि सरकार उन्हें ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके इस महंगाई के बोझ को ध्यान में रखते हुए क्या कर रही है और कब तक उन तक राहत पहुंचा दी जाएगी। ये अभी जो बहन बोल रही थी, मैं उनका नाम नहीं, उन्होंने बहुत बात की है कि महंगाई आज की समस्या नहीं है, ये युगांतर से समस्या है और से समस्या है। और जिस तरीके से लूटा गया हिंदुस्तान को, जिस तरीके से स्कैम्स हुए, 482 अरब डॉलर के तक
हिंदुस्तान को विभिन्न स्रोतों से लूटा गया, उसके बाद विरासत हमारे हाथ में आई है और वहां से हम इसको उठाकर आगे की तरफ ले चल रहे हैं और एक बेहद मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार करके ऊपर ला रहे हैं। तो यहाँ के लोग समझते हैं कि इन चीजों को, इस कवायद को करने में थोड़ी टाइम लगेगी और अब जो भारत अग्रसर हो रहा है विश्व गुरु की तरफ, तो आने वाले वर्षों में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हिंदुस्तान एक हंसता खेलता हिंदुस्तान होगा। चलिए सर, इंतजार रहेगा उस सुबह का। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात ये कि महंगाई की मार तो पड़ रही है आम लोगों पर, लेकिन महंगाई से राहत कब मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। और सुबह का सभी को इंतजार रहने वाला है जब अचानक से सुबह उठे और पता लगे कि आज इतना पैसा कम कर दिया गया है पेट्रोल डीजल के दामों में, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनेट रहता है किससे, महंगाई से। ये कम होंगे तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। और सरकार कह रही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र और करना होगा, थोड़ा इंतजार और करना होगा, उसके बाद फिर राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी। कब मिलेगी, करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपने जनता टीवी के साथ नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।